हेलो। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। जून 2005 का पुराना पेपर ज्योग्राफी का जो यूजीसी नेट द्वारा कराया गया था, यूजीसी द्वारा कराया गया था नेट जेआरएफ के लिए। तो इससे पहले हम लोग 2004 का देख चुके हैं। अब इसकी शुरुआत करते हैं एक कदम आगे बढ़ते हुए। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, उत्खात स्थलाकृति निर्मित होती है। तो उत्खात स्थलाकृति निर्मित होती है तूफानी वर्षा से। इसका सी आंसर सही हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्तर जालक निर्मित होती है। तो प्रस्तर जालक जो निर्मित होती है वो वायु क्रिया द्वारा निर्मित होती है। इसका ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा, एस्कर्स होते हैं। देखिए इसमें एस्कर्स होते हैं दिया है, टुंडा जनजाति, हिमानीकृत भू आकृति, शुष्क वनस्पति का प्रकार, तो एकदम क्लियर है, बहुत फेमस है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। इसका बी आंसर सही हो जाएगा। एस्कर्स होते हैं हिमानीकृत भू आकृति, इसका बी आंसर सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन ए कहा गया है, दूसरे को कारण आर। दिए गए संकेतों में अपना उत्तर चुनिए। तो कथन ए देखिए क्या कहा गया है, ओजोन परत तीव्र परिवर्तनशील सौर विकिरण की अत्यधिक मात्रा से पृथ्वी की रक्षा करती है। ठीक है। तो ओजोन परत है तीव्र परिवर्तनशील सौर विकिरण की अत्यधिक मात्रा से पृथ्वी की रक्षा करती है। बिल्कुल कथन सही है। अब कारण देखते हैं, कारण आर क्या कहता है, अंटार्कटिक महाद्वीप या अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन में छिद्र पाया गया है। तो कारण भी सही है, तो कथन और कारण दोनों सही है। अब देख लेते हैं इसका व्याख्या करता है कि नहीं। देखिए कह रहा है कि ओजोन परत तीव्र परिवर्तनशील सौर विकिरण की अत्यधिक मात्रा से पृथ्वी की रक्षा करती है। क्योंकि कारण दिया, क्योंकि अंटार्कटिक महाद्वीप के ऊपर ओजोन छिद्र पाया गया है, अर्थात ये व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा उसका दूसरा आंसर यानी आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दिया है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन ए कहा गया है, दूसरे को कारण आर। दिए गए संकेतों में अपना उत्तर चुनिए। कथन ए क्या है, मिट्टी या चट्टान के आधार की तलोछिन्नता। छिन्नता का यहाँ अर्थ है अंडर कटिंग, जो अंदर काटी जाती है, कटती है। ठीक है, अंडर कटिंग। तो आधार की तलोछिन्नता एक नदी के कटाव का कारक होती है। बिल्कुल सही है। ठीक है। फिर दूसरा कारण आर जो दिया गया है, कारण आर में कहा कि वाहिकाओं की तलोछिन्नता, वाहिकाएं यानी चैनल, वाहिकाओं की तलोछिन्नता भूमिगत अंतःसरण के कारण होती है। वाहिकाओं की तलोछिन्नता भूमिगत अंतःसरण के कारण होती है। तो दोनों कथन सही है और पूरी तरह से व्याख्या करता है। तो ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही हो जाएगा ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन ए कहा गया है और दूसरे को कारण आर। दिए गए संकेतों में अपना उत्तर चुनिए। तो कथन ए है, महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वायुराशियाँ शुष्क एवं गर्म होती हैं। बिल्कुल सही कथन है। और कारण आर क्या कहा गया है, महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वायु राशियाँ स्थानीय नहीं होती। ये भी कथन सही है, लेकिन अब देख लेते हैं व्याख्या कर रहा है कि नहीं। देखिए कह रहा है कि महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वायु राशियाँ उष्ण एवं या शुष्क होती हैं, उष्ण एवं शुष्क होती हैं या शुष्क एवं गर्म होती हैं, क्योंकि महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वायु राशियाँ स्थानीय नहीं होती। तो व्याख्या नहीं कर रहा है उसका।
तो दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं करता। इसका अर्थ ये है कि इसका आंसर सही हो जाएगा बी, 6 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 7वां है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये बहुत आसान का क्वेश्चन है। इसका आंसर ए हो जाएगा, नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित मौसमी दशाओं में से किसमें नकारात्मक तापमान ह्रास घटित होता है? नकारात्मक तापमान ह्रास घटित होता है। तो नकारात्मक ताप ह्रास घटित होता है तापमान की पृष्ठीय विलोमता, तापमान का रुद्धोष्म परिवर्तन, तापमान का समतापीय परिवर्तन, ठीक है, और तापमान की अभिवहनीय विलोमता। तो इसका सही आंसर जो होना चाहिए मेरे हिसाब से बी होना चाहिए। आप लोग भी देख के इसका आंसर मुझे बता सकते हैं। 8 का बी, ठीक है। अब देखिए, मौसमी विपर्यास सर्वाधिक होता है। मौसमी विपर्यास सर्वाधिक होता है, कहाँ पे होता है? तो निम्न अक्षांश, उच्च अक्षांश, मध्य अक्षांश, उपोष्ण कटिबंध में। तो बहुत सा आसान सा क्वेश्चन है, ये हो जाता है मध्य अक्षांश में। सबसे अधिक मौसमी विपर्यास मध्य अक्षांश में होता है। इतना भी आप स्थल के मध्य भाग में जाएंगे वहीं होता है अधिक से अधिक मौसमी विपर्यास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला देखते हैं। ध्रुवीय अग्र संबद्ध होता है। अग्र, देखिए यहाँ अग्र का अर्थ है वाताग्र से, आपको ध्यान देना होगा। यहाँ अग्र का अर्थ है वाताग्र से। ध्रुवीय अग्र संबद्ध होता है, तो यहाँ अग्र का अर्थ है वाता, यानी ध्रुवीय वाताग्र संबद्ध होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। पहला है ए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के उद्भव से, बी वायु पेटियों के उद्भव से, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के उद्भव से, टॉर्नेडो के उद्भव से। तो 10वां का देखिए क्या होना चाहिए। देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात के उद्भव से, क्योंकि ध्रुवीय वाताग्र, तो ये तो नहीं होगा। ध्रुवीय वाताग्र की बात कर रहा है, ध्रुवीय वाताग्र से संबद्ध होता है, तो ए नहीं होगा। बी देख लेते हैं, वायु पेटियों के उद्भव से, हाँ ये हो सकता है। अब सी देख लेते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के उद्भव से। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से भी इससे मतलब नहीं, ध्रुवीय वाताग्र की बात किया है। और टॉर्नेडो के उद्भव, तो इतना इसका अर्थ है कि इसका जो सही आंसर होगा वायु पेटियों के उद्भव से, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तो 10 का बी हो जाएगा, वायु पेटियों के उद्भव से ध्रुवीय वाताग्र। यहाँ अग्र का मतलब वाताग्र था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वही कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो कथन दिया है, हिंद महासागरीय धाराओं का परिचालन प्रतिरूप यहाँ आंध्र लिख दिया है, अंध महासागरीय या अटलांटिक महासागर कह लीजिए। अंध महासागरीय एवं प्रशांत महासागरीय धाराओं के परिचलन प्रतिरूप से बहुत भिन्न होता है। यानी हिंद महासागर का जो होता है मानसूनी हवाओं के मौसमी प्रतिरूप, हिंद महासागरीय धाराओं का परिचलन प्रतिरूप जो होता है इन दोनों से अलग होता है, ये कह रहा है। कारण क्या दे रहा है, हिंद महासागर मानसूनी हवाओं की मौसमी आवर्तिता से प्रभावित होता है एवं उत्तर में स्थल रुद्ध है। तो दोनों कथन बिल्कुल सही है और कथन व्याख्या भी कर रहा है, यानी ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री धाराओं का अभिसरण होता है।
बहुत आसान अंश है, बहुत आसान क्वेश्चन है। विषुवत-रेखीय प्रदेश, उष्णकटिबंधीय प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश, मध्यछायांशी प्रदेश। तो इसका सही आंसर है विषुवत-रेखीय प्रदेश। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला 13 वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तरी अंध महासागर की उत्तरी विषुवतीय धारा तथा दक्षिणी अंध महासागर की दक्षिणी विषुवतीय धारा का कारक होता है। तो इसका कारक जो होगा, विषुवत रेखा पर अंतर्गामी शक्ति, व्यापारिक हवाएं, कोरियालिस शक्ति, ध्रुवों पर अभिकेंद्री शक्ति। तो इसका सही आंसर होना चाहिए व्यापारिक हवाएं। इसका सही आंसर हो जाएगा व्यापारिक हवाएं। ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए, कथन दिया है फेरल का सिद्धांत उत्तरी गोलार्ध में समुद्री धाराओं के दक्षिणावर्त दिशा में बहाव को स्पष्ट करता है। फेरल का सिद्धांत जो है उत्तरी गोलार्ध में समुद्री धाराओं के दक्षिणावर्त दिशा में बहाव को स्पष्ट करता है, बिल्कुल सही है। और कारण क्या है? कोरियालिस फोर्स को कारण में दिया है कि कोरियालिस फोर्स दक्षिणी गोलार्ध में समुद्री धाराओं के उत्तरावर्त दिशा में बहाव के लिए उत्तरदायी। उत्तरावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे है, इंग्लिश में एंटी क्लॉकवाइज आप देख सकते हैं। तो उत्तरावर्त दिशा में बहाव के लिए उत्तरदायी है। तो ये भी सही ही है। कोरियालिस फोर्स के बारे में हम लोग देखे थे एक बार, अभी जल्दी ही। तो कथन और कारण दोनों सही है। अब देख लेते हैं कि इसकी व्याख्या करता है कि नहीं। तो फेरल का सिद्धांत उत्तरी गोलार्ध में समुद्री धाराओं के दक्षिणावर्त दिशा में बहाव को स्पष्ट करता है, क्योंकि कोरियालिस फोर्स दक्षिणी गोलार्ध में समुद्री धाराओं के उत्तरावर्त दिशा में बहाव के लिए उत्तरदायी है। तो व्याख्या नहीं है, लेकिन दोनों सही है। अब देखिए, यहाँ मिट्टी के प्रकार दिया है और दूसरी तरफ पीएच मूल्य दिया है। तो कृषि मिट्टियाँ देखिए, कृषि मिट्टियाँ पीएच 7 दिया है, पीएच 5 to 8, पीएच 8 to 8.5, पीएच 4 to 4. तो कृषि मिट्टियों को मिला दीजिए आप। ए का दूसरा एक ही में है, इसका अर्थ है कि सी की तरफ जा रहा है आंसर, एक ही है, मिला है, सी आंसर होना चाहिए। और देखिए, अत्यधिक क्षारीय मिट्टियाँ यानी 7 से अधिक, जहाँ देख लीजिए 7 से अधिक यही है, पीएच 8 से 8.5, यानी बी का तीसरा हो जाएगा। यानी पहले ए का आपका दूसरा और बी का तीसरा। ठीक है, बी का तीसरा हो जाएगा। यहाँ पे जो सी वाला आंसर है, यहाँ तीसरा रहेगा। देखिए, चौथा लिख दिया है, गलती से यहाँ मिस्टेक हो गई है। और सी का जो हो जाएगा निरपेक्ष मिट्टियाँ, तो निरपेक्ष मिट्टियाँ का जो है पहला हो जाएगा, केवल एक ही मिस्टेक है यहाँ पे और सब सही है, यानी तीसरा का पहला हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है। और अत्यधिक अल्कली मिट्टियाँ जो है पीएच 4 से 4.5, यानी इसका सी आंसर सही हो जाएगा। और ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक आंसर इसका गलत दे दिया है, तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो निम्नलिखित विद्वानों में से किस एक ने विश्व के भूखंड को सर्वप्रथम 3 महाद्वीपों में विभाजित किया था? बहुत ही आसान क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है। हेरोडोटस ने। तो हेरोडोटस है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में रेडजेल ने स्टेट की तुलना जीव से की है? बहुत सतर्क होकर इसका आंसर कीजिएगा। एंथ्रोपोजियोग्राफी भी दिया है, रेडजेल का ही है, और राजनीति भूगोल भी रेडजेल का है, लेकिन इनकी जो पुस्तक राजनीति भूगोल थी इसी में इन्होंने किया था, तो आंसर सी हो जाएगा इसका, राजनीति भूगोल। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, लेवेंसरोम का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, ये भी रेडजेल द्वारा ही प्रतिपादित किया गया था, इसका आंसर भी सी हो जाएगा, रेडजेल।
ठीक है। व्यवहारिक संभववाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? देखिए, व्यवहारिक संभववाद तो बोहमैन, हम्बोल्ट और ग्रिफिथ टेलर रिटर। तो व्यवहारिक संभववाद तो नहीं है इसमें। व्यवहारिक संभववाद जी टैथम का था, जी टैथम का था, जो इसमें नहीं दिया है। तो इसको आप लोग एक और ऑप्शन यूजीसी को बनाना चाहिए था, ई वाला, ई ऑप्शन जी टैथम का वो उसमें हो जाता। इसमें देखिए व्यवहारिक रूप से व्यवहारिक नियतिवाद होता तो भले से ग्रिफिथ टेलर को आंसर किया जा सकता था। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है तो नहीं दिया है, इसमें सही ऑप्शन नहीं दिया, जी टैथम द्वारा व्यवहारिक संभववाद दिया गया था। हालांकि वैसे आपको मार क्या ना होता अगर इसका कुछ ये कोई एक ऑप्शन मार तो ग्रिफिथ टेलर मार देते, क्योंकि यहाँ व्यवहारिक नियतिवाद अगर होता तो ज़्यादा ठीक रहता। इसका आंसर समझिए गलत ही है, यहाँ पे दिया ही ऑप्शन गलत है। चलिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं। लेखक और किताब का नाम है, तो ग्रिफिथ टेलर है। इधर ग्रिफिथ टेलर की बुक या आप देख लीजिए, इधर ग्रिफिथ टेलर की बुक देख लीजिए आप लोग। तो इधर से आप ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी, ठीक है, इनकी बुक हो जाएगी ज्योग्राफी इन 10th सेंचुरी, ए कभी, यानी इसका हो जाएगा ए। और हार्टशोर्न का है, हार्टशोर्न का आप लोग जानते ही हैं, पर्सपेक्टिव ऑफ नेचर एंड ज्योग्राफी, बी हो जाएगा तीसरा, यानी बी का तीसरा हो जाएगा। सी देख लीजिए आप लोग, यानी ये ऐसे मिला लीजिए, यानी ए का चौथा एक ही में है, आंसर तो सी हो ही गया, आंसर सी हो गया। अब देखिए मिला लीजिए, सी का दूसरा हो जाएगा डिकिंसन का मेकर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, डिकिंसन का मेकर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। और जॉनसन का हो जाएगा, जॉनस्टन यहाँ दिया है, जॉनसन का हो जाएगा ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफर्स। ये हो जाएगा इसका आंसर सी, 20 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे नगरों का विकास होता है मुख्यतः बाजार की सुविधा प्रदान करने के लिए, शिक्षण सुविधा प्रदान करने के लिए, स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए, प्रशासनिक सुविधा प्रदान करने के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे नगरों का विकास होता है। देखिए सारे क्वेश्चन जो है, सारे ऑप्शन इसके जो है सब लोग बहुत करीबी हैं, करीबी ऑप्शन ही है। मेरे हिसाब से इसका आंसर डी होगा, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा इसका डी रहेगा, प्रशासनिक सुविधा प्रदान करने के लिए। इसका सही आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, 22 देखते हैं। यह नगरीय उपांत बड़े शहरों का परिग्रामी क्षेत्र होता है जो शहर से सुदृढ़ संबंध होते हुए, यहाँ सुदृढ़ भी किया जा सकता था, संबंध होते हुए भी उसका भाग नहीं होता। ठीक है, नगरीय उपांत बड़े शहरों का परिगामी क्षेत्र होता है जो शहर से सुदृढ़ संबंध होते हुए उसका भाग नहीं होता। बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, अब कारण क्या दिया है, कारण भी देख लेते हैं। कारण दिया है कि शहरों की तीव्र वृद्धि नगरीय उपांत के विकास का कारक होती है। शहरों की तीव्र वृद्धि नगरीय उपांत के विकास का कारक होती है, ये भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है दोनों। इसका सही आंसर जो हो जाएगा, व्याख्या नहीं करता है इसका, यानी 22 का हो जाएगा बी, 22 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामों में मानव आवासों का प्रकार निर्भर करता है अधिकांशतः। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है वो कुछ ही उस तरह से नहीं है, सबसे ज़्यादा डोमिनेंट फैक्टर जलवायु ही होता है, तो यहाँ पे जलवायु आंसर सही हो जाएगा, 23 का बी।
अगला देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से नगर की ओर प्रव्रजन विशिष्टता है। ग्रामीण क्षेत्र से नगर की ओर यानी ग्राम से नगर की तरफ जो प्रवास किया जाता है वो किस क्षेत्र की विशेषता है? विकसित देश की विशेषता है, विकासशील की है, समाजवादी देशों की, पूंजीवादी देशों की। तो बहुत अच्छे से परिचित हैं आप लोग। अपने भारत देश में रहते हुए विकासशील देशों की विशेषता है, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2.1% वार्षिक वृद्धि दर होने पर जनसंख्या दुगनी हो जाएगी। कितने वर्ष में दुगनी हो जाएगी? 37 वर्ष में, 29 वर्ष में, 33 वर्ष में, 28 वर्ष में? देखिए, इसका मुझे क्लियर पता नहीं है। कहीं मुझे 33 वर्ष इसका मिला, कहीं 28 वर्ष मिला। आप लोग ऑथेंटिक सोर्स से कब आप बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। यानी इसका सी यानी 33 वर्ष और 28 वर्ष दोनों मिल रहा है। लोग क्लियर करके आप लोग बता सकते हैं, मैं भी देखूंगा इसको और अच्छे से, कहीं मिल गया तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। वान थ्यूनेन के प्रतिमान में एक शहर के चारों ओर कृषि मंडल में प्रत्येक मंडल उन कृषि उत्पादों के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है जिसके लिए वह सर्वोपयुक्त है। बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन तो आया है अभी 2004 का, हम लोग दिसंबर का जब सॉल्व कर रहे थे तो सेम यही क्वेश्चन तो था, एकदम सेम कथन यही था। आप कारण भी देख लेते हैं। वान थ्यूनेन ने विशिष्टीकृत कृषि उद्यमों एवं पशुधन के संयुक्त प्रचालन के लाभों की कल्पना नहीं की थी। लाभों की कल्पना नहीं की थी, नहीं की थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहीं लगा के क्वेश्चन दे दिया। अगर रटा आपने, हूबहू क्वेश्चन है, बस केवल यहाँ पे नहीं लगा दिया। इसका आंसर जो हो जाएगा ए सही है, किंतु आर गलत है, क्योंकि उन्होंने संयुक्त प्रचालन के लाभों की कल्पना की थी, उद्यमों, कृषि उद्यमों, पशुधन के संयुक्त प्रचालन की। तो इसका आंसर हो जाए ए सही है, किंतु आर गलत। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27। वेबर का पदार्थ सूचकांक देखिए, वहाँ पे 2004 दिसंबर 2004 में पूछा था। दो क्वेश्चन हूबहू एकदम रिपीट किए गए हैं 2005 में, जून वाले में। वेबर का पदार्थ सूचकांक संदर्भित करता है, तो देखिए, कच्चे माल की लागत एवं उत्पाद के मध्य कीमत के मध्य, और परिवहन लागत, श्रम लागत के मध्य, ऊर्जा लागत, श्रम लागत के मध्य, कच्चे माल का भार एवं उत्पाद के भार के मध्य। बस यही है, क्योंकि पदार्थ सूचकांक बराबर आप लोग जानते हैं कि उत्पादित वस्तु का भार और स्थानीय वस्तु का भार का अनुपात होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखिए, जैम्बिया, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, भारत। इधर हीरा, माइका यानी अभ्रक, तांबा, खनिज तेल। तो भाई भारत किसके लिए जाना जाता है? आप लोग जानते ही हैं, माइका भाई, अभ्रक। तो सबसे पहले मिला लीजिए आप लोग भारत को अभ्रक से, यानी डी का हो जाएगा दूसरा। डी का दूसरा एक ही में, इसका यहीं से मिल गया आपको आंसर सी। इसका आंसर सी होगा। चलिए मिला लेते हैं, यानी जाम्बिया का हो जाएगा तीसरा, यानी तांबा। जाम्बिया का तांबा हो जाएगा, जाम्बिया का तांबा हो जाएगा। और दक्षिण अफ्रीका का हो जाएगा आपका पहला, यानी हीरा। दक्षिण अफ्रीका का हीरा हो जाएगा। और ईरान का हो जाएगा खनिज तेल। इसका आंसर सी हो जाएगा, 28 का सी। 29 देखते हैं, परिवहन जाल की व्याख्या में निम्न में से कौन सा सूचकांक न्यूनतम मान में उच्चतम केंद्रीयता दर्शाता है? उच्चतम केंद्रीयता दर्शाता है, उच्चतम केंद्रीयता दर्शाता है आपका अल्फा सूचकांक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी आंसर। इसका सही आंसर 29 का बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। हाल के वर्षों में चाय का सर्वोच्च निर्यातक देश है। ये देखिए 2005 का क्वेश्चन है, आप लोग इसको अपडेट हो जाया करिए, इसको आप देख लीजिएगा। तो इसमें जो उस समय का आंसर है तो चीन है पहले, इस समय भी चीन ही है। फिर भी देख लीजिए, क्योंकि एक बार बांग्लादेश भी, श्रीलंका भी चीन के निर्यातक देश में आगे आया था।
देखिए इसमें आर्थिक संकट चल रहा है चाइना वो श्रीलंका में, तो आप लोग हो सकता है वो नीचे आ जाए इस बार, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसमें चीन सही है, चीन इसमें सही है, आप लोग इसको अपडेट रहा करिए आर्थिकी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में किसकी सीमा बांग्लादेश की सीमा से उभयनिष्ठ नहीं है? उभयनिष्ठ नहीं है, किसकी सीमा नहीं है? तो मेघालय की सीमा लगती है बांग्लादेश के उत्तर में, देखिए उत्तर पूर्व में मेघालय लगा हुआ है। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा ही हुआ है, तो दोनों की लगती है। मिजोरम है, मिजोरम का पश्चिमी भाग लगा हुआ है बांग्लादेश से, तो ये भी मिलती हैं। असम, यानी असम की तो मिलती ही है, असम को किसी नहीं मिलती है, तो इसका अर्थ ही या ये क्वेश्चन ही गलत है। सभी की सीमाएं मिलती है, 31 का किसी का आंसर आप दे नहीं सकते हैं, इसको डिलीट किया गया होगा क्वेश्चन। तो 31 को सबसे मिलती है, आल सही है, ठीक है, आल सही है सब। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32, निम्नलिखित में से कौन सी एक दक्षिणी भारतीय जाति है? दक्षिणी भारतीय जाति है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा मादिगा। इसका सही दक्षिण भारतीय जाति जो है यहाँ पे मादिगा है, ठीक है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, सामाजिक विविधता भारतीय पहचान की सर्वाधिक प्रभावकारी अभिव्यक्ति है, बिल्कुल सही है। और कारण क्या है कि जाति उत्पत्ति के आधार सुपरिभाषित जनजाति पहचान, अलग अलग जातियों में बांटा ही गया था, ये भी सही है। और व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। 33 का ए है, 33 का ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34, निम्नलिखित कौन से एक राज्य का उर्दू भाषी जनसंख्या 1991? इसको आप लोग अपडेट करिए, इसको क्वेश्चन पढ़ने का नहीं मतलब है कोई, इसको अपडेट करिए। 1991 का आपको नहीं पूछा जाएगा। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रवर्तन विसरण का सिद्धांत प्रतिपादन किया गया था। प्रवर्तन विसरण का सिद्धांत देखिए, क्रिस्टालर, हैगरस्टैंड, हैगेट, चोर्ले। नवोत्पादों का प्रसार करना, ये हैगरस्टैंड का था, ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन यहाँ पूछा है, तो आप हैगरस्टैंड लगा सकते हैं। हालांकि डिफ्यूजन जो इसका स्टार लगा दिया था यूजीसी ने, क्योंकि इसका प्रतिपादन शुरुआत में रोजर ने किया था, शायद रोजर्स ऐसा करके 1962 के आसपास, ठीक है। तो इसको आप लोग बी समझिए, बी लगाइए इसको, इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी मेरे हिसाब से। अब किस हिसाब से स्टार लगाया था सब लोग देख ही रहे हैं किस तरह से क्या मामला चल रहा है, क्या होगा, स्टार लगा दिया जाता है सही क्वेश्चन को भी। निम्नलिखित में से कौन प्रादेशिक विकास का सूचक है? तो प्रादेशिक विकास का सूचक 36 क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। तो प्रति 1000 जनसंख्या, चिकित्सालय बिस्तरों की संख्या, प्रति 1000 किलोमीटर सड़कों की लंबाई, प्रति व्यक्ति इस्पात का उपभोग, प्रति व्यक्ति आय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स वाले बहुत अच्छे से जानते हैं, देखिए डी इसका आंसर हो जाएगा। प्रादेशिक विकास का प्रत्यक्ष सूचक है प्रति व्यक्ति आय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी एक विधि में विकास स्तर में भिन्नता को प्रदेश की पहचान के लिए प्रयोग किया गया? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी एक विधि में विकास स्तर में विभिन्नता को, देखिए विभिन्नता यानी असमानता, विभिन्नता तो है उसका मतलब असमानता ना, यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, प्रदेश की विभिन्नता को प्रदेश की पहचान के लिए प्रयोग किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लारेंज करो, वेरी फेमस लारेंज करो, क्वेश्चन आते ही हैं इससे, इसको बहुत अच्छे से ध्यान करिए।
भारतीय जनगणना संस्थान ने नगरों को कितनी आकार श्रेणियाँ बनाई हैं? ये 6 बनाई हैं। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। भारतीय जनगणना संस्थान ने नगरों को 6 प्रकार में विभाजित किया है, 6 श्रेणी बनाई है। इसका सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। यानी 39, किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास के लिए विकास में प्रादेशिक भिन्नता को कम करने की नीति को स्पष्ट किया गया? तो प्रादेशिक भिन्नता कम करने की नीति को स्पष्ट किया गया था वो चौथी पंचवर्षीय योजना थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 39 का ए हो जाएगा। चलिए 40 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक नियोजित शहर नहीं है? चंडीगढ़ नियोजित, बहुत सब लोग जानते हैं। जयपुर भी नियोजित शहर ही है। भुवनेश्वर नियोजित शहर। लखनऊ इसका आंसर हो जाएगा, यानी 40 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्य 1960 के पश्चात बनाए गए थे, उनको उनके निर्माण के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए, हरियाणा है, नागालैंड है, सिक्किम है, मेघालय है। तो सबसे पहले यहाँ आप देख लीजिए, हरियाणा 1966 में बना था। तो हरियाणा, सिक्किम जो बना था 1975 में बना था शायद। हाँ, 1975 में ही बना था, 1975 में बना था। नागालैंड बना था आपका 1963 में, और मेघालय आपका 1972 में बना था। इसका मतलब नागालैंड 1963 में जो बना था, नागालैंड पहले आ जाएगा। तीसरा किसमें है? देखिए, सबसे पहले तीसरा डी में है। फिर उसके बाद 1963 1966 में हरियाणा बन गया। ठीक है, ये देखिए, इसका आंसर डी हो जाएगा, हरियाणा बन गया। फिर उसके बाद जो है चौथा है, यानी मेघालय 1972 में मेघालय, 1975 में सिक्किम। इसका डी आंसर सही हो जाएगा, 41 का डी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। भारत को भू आकृतिक प्रदेश में सीमांकित करने में बृहद, मध्यक और सूक्ष्म शब्दों को प्रस्तावित किया था। आर.एल. सिंह, ए.बी. पीठावाला, O.H.K. स्पेट, S.P. चटर्जी। भू आकृतिक प्रदेश सीमांकित करने में बृहद, मध्यक और सूक्ष्म, तो ये O.H.K. स्पेट हो जाएगा, यानी इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43। निम्नलिखित में से किसने भारत के आर्थिक विकास के निम्न स्तर में योगदान दिया है? ठीक है, क्वेश्चन है थोड़ा सा निम्न स्तर में योगदान दिया है। तो सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के भाग में धीमा ह्रास, द्वितीय क्षेत्रों में रोजगार के भाग में तीव्र वृद्धि, तृतीय क्षेत्र में रोजगार के भाग में तीव्र वृद्धि, कुशल जनसंख्या का विकास, विकसित देशों में बाह्य प्रयोजन। तो देखिए, भारत के आर्थिक विकास में जो निम्न स्तर में योगदान दिया है वो सकल घरेलू पदार्थ में कृषि भाग में धीमा ह्रास है, यानी इसका सही जो आंसर हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। 43 का आंसर ए हो जाएगा, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नरोरा आणविक शक्ति केंद्र स्थित है, बहुत फेमस है। इसका आंसर हो जाएगा यूपी, यानी आंसर सी, इसका सी आंसर सही हो जाएगा। अब 45 देखते हैं। 45 आइसोडापेन प्रवेश द्वार मूल्य क्या होता है भाई? कई बार जैसे सुन रहे हैं हम, GIS, ठीक है, और ग्राफी सिद्धांत अनुप्रयोग, इसका हम लोग इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं 45 क्वेश्चन का। हमको लगता है आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से समझ लेंगे। देखिए, मैं लिस्ट सेकेंड है, टेक्निक्स और थीम। आइसोडापेन, देखिए आइसोडापेन में हो जाएगा एरियल डेटा, नोडल हायरार्की, लोकेशन ऑफ फैसिलिटी, स्पेशल वेरिएशन इन कॉस्ट। तो स्पेशल वेरिएशन इन कॉस्ट यानी ए का हो जाएगा आपका 4, ए का
4 हो जाएगा। ठीक है, ए का 4 हो जाएगा, यानी ए का 4 देखिए किस में है, ए का 4 बी में है, ये आंसर हो सकता है। अब देखो यहाँ दिया है ना थ्रेशोल्ड वैल्यू, थ्रेशोल्ड वैल्यू यहाँ क्लियर हो जाएगा। थ्रेशोल्ड वैल्यू वहाँ प्रवेश करके दिया था कुछ, थ्रेशोल्ड वैल्यू दिया है ना, प्रवेश द्वार मूल्य दिया था ना शायद, हाँ प्रवेश द्वार मूल्य ही दिया था, तो थ्रेशोल्ड वैल्यू हो जाएगा, थ्रेशोल्ड वैल्यू। अब देखिए थ्रेशोल्ड वैल्यू का मतलब जो भी, अब यहाँ से देख लेते हैं थ्रेशोल्ड, लोकेशन ऑफ फैसिलिटीज, फैसिलिटी किसी सुविधा को लेने के लिए जो हम लोग दूरी तय करते हैं, लोकेशन ऑफ फैसिलिटी या स्थिति कहाँ है, तो थ्रेशोल्ड वैल्यू। इसका तीसरा आंसर हो जाए बी का तीसरा, ए का चौथा, बी का तीसरा। ठीक है, बी वाला आंसर सही जा रहा है। जीआईएस एरियल डेटा, एकदम बहुत ही क्लियर, जीआईएस एरियल डेटा हो जाएगा। अब ग्राफ थ्योरी एप्लीकेशन, अब बचा नोडल हायरार्की, ग्राफ नोडल हायरार्की हो जाएगा, क्लियर हो गया है। इसका आंसर बी हो जाएगा, 45 का आंसर बी, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब अगला देखते हैं 46 देखते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए कहा गया है, दूसरे को कारण आर। दिए गए संकेतों में अपना उत्तर चुनिए। एक कथन ए है, प्रामाणिक विचलन एक सांख्य समूह में मूल्यों के परिक्षेपण का माप है। प्रामाणिक विचलन एक सांख्य समूहों में मूल्यों के परिक्षेपण का माप है। ठीक है, सही है, कथन सही है। सांख्य समूह में मूल्य केंद्रीय मूल्य से अलग हटता है। सांख्य समूह में मूल्य केंद्रीय मूल्य से अलग हटता है, इसका अर्थ इंग्लिश में थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे ये भी सही है। 46 वैल्यू टेंड्स टू मोर अवे फ्रॉम सेंट्रल वैल्यू इन द डेटा सेट। ठीक, तो सांख्य समूह में मूल्य केंद्रीय मूल्य से अलग हटता है, और प्रामाणिक विचलन एक सांख्य समूह में मूल्यों का परिक्षेपण का माप है। दोनों सही है, दोनों सही है, और व्याख्या भी करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। 46 का ए हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। बाईवेरिएट समीक्षा में समाश्रण गुणांक का अध्ययन निम्न में से किसके उपयोग द्वारा किया जाता है। बाईवेरिएट समीक्षा में समाश्रण गुणांक का अध्ययन निम्न में से किसके उपयोग द्वारा किया जाता है। टी टेस्ट, एफ टेस्ट, अनुमान की प्रामाणिक त्रुटि, प्रामाणिक विचलन, प्रामाणिक विचलन थे सी भाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, प्रामाणिक विचलन। 47 का डी, 47 का डी हो जाएगा, प्रामाणिक विचलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48। ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व सबसे अच्छे ढंग से निम्नलिखित में से किस में होता है। यादृच्छिक प्रतिदर्श या प्रतिचयन, सैम्पलिंग से क्वेश्चन है ये। व्यवस्थित यादृच्छिक प्रतिचयन, साधारण यादृच्छिक प्रतिचयन, अस्तरित यादृच्छिक प्रतिचयन। इसका सही जो आंसर है वो व्यवस्थित यादृच्छिक प्रतिचयन है, यानी 48 का हो जाएगा बी, 48 का बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित अनुच्छेद को करके, निम्नलिखित अनुच्छेद को कर पढ़, क्या लिखा है कर पढ़, कुछ भी लिख दिया जाता है। नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। मानव केंद्रित भूगोल के बारे में है, तो इसको बहुत आसानी से पढ़ के आंसर दिया जा सकता है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ इसको। तो 49 का जो आंसर हो जाएगा, यांत्रिक प्रतिमान भूगोल की निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें विकसित हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मात्रात्मक भूगोल हो जाएगा, यानी 49 का ए। और 50 का देख लीजिए, मानववादी भूगोल प्रकाशित करता है, तो इसको पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से। तो 50 का हो जाएगा आपका मानव जागरूकता एवं मानव संस्था, इसका आंसर हो जाएगा बी, 50 का बी, 50 का बी आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ।
चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।